Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। नई यूनिट हमने स्टार्ट कर दी है। इससे पहले भी मैं चैप्टर नंबर 13 पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज जल्दी से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं रिस्पॉन्सेज टू अबायोटिक फैक्टर्स। रिस्पॉन्सेज, किस तरह के हम रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं अबायोटिक फैक्टर्स को। इससे पहले आपके पास अगर अभी एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है तो उसे ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट विद द अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हो गए हमारे एनवायरनमेंट में, जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हो गए वो सारे क्या कहलाते हैं? अबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें इंक्लूड है एयर, सैलिनिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, water, mineral, pH and humidity. These all includes the abiotic factors. तो किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है अबायोटिक फैक्टर्स के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं? फर्स्ट नंबर रेगुलेट, नंबर 2 कॉन्फॉर्म, नंबर 3 माइग्रेट, नंबर 4 सस्पेंड। ये चार तरीके जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं अबायोटिक फैक्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ। सबसे कॉमन सा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स कि आप टेम्परेचर को देख लीजिए। टेम्परेचर जो है बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक गर्मियां रहती है, फिर उसके बाद मॉनसून सीजन, देन ऑटम सीजन एंड उसके बाद आपके पास विंटर आने वाली है। तो हम क्या करते हैं, जब गर्मियां होती है तो हाफ स्लीव्स कपड़े पहनते हैं, लाइट क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। एंड सिमिलरली जब हमारे पास विंटर्स आते हैं तो विंटर्स में हम हैवी क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं ताकि हम ठंड से बच सके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्स ही तो दे रहे हैं अबायोटिक फैक्टर्स को। यहाँ अबायोटिक फैक्टर क्या हुआ? टेम्परेचर, सीजन, राइट। तो यहाँ पर इसके प्रति हम कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं? क्लोथ्स। इसके अलावा हमारी एक्टिविटीज में भी काफी फर्क आने लग जाता है। गर्मियों में हम काफी एक्टिवनेस शो करते हैं और सर्दियों में हम बहुत लेजी हो जाते हैं, राइट। तो यही सारी रिस्पॉन्सेज को हम स्टडी करने वाले हैं कि हम सिर्फ हम ही नहीं और प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं अबायोटिक फैक्टर्स को। चलिए शुरुआत करते हैं रेगुलेट से। रेगुलेट क्या होता है? What is homeostasis? सबसे पहले रेगुलेट वाले रिस्पॉन्स को लर्न करने से पहले या समझने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, बिकॉज ये वर्ड आपकी बुक में आने वाला है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? द प्रोसेस by which the body reacts to changes in order to keep conditions inside the body. For example, temperature. जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है? रिएक्ट करती है। जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसके प्रति जो बॉडी रिएक्ट करती है, जैसे एग्जांपल हो गया टेम्परेचर, वही सेम एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। यानी कि ये ऑर्गेनिज्म की काफी अच्छी एबिलिटी है, क्षमता है कि वो अपनी बॉडी को रेगुलेट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड कंडीशंस। बाहर की कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। Some organisms are able to maintain homeostasis. तो कुछ organisms ऐसे होते हैं जो मेंटेन कर लेते हैं होम्योस्टेसिस को। तो नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वर्ड होम्योस्टेसिस होता क्या है। बाय फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर मीन्स विच इंश्योर्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशंस। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मेंटेन कर लेते हैं अपनी होम्योस्टेसिस को, ठीक है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? एक वो प्रोसेस होता है जिससे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अब वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं? वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे हमने कपड़ों की बात की थी, क्लोथ्स की बात की थी, हैवी क्लोथ्स एंड लाइट क्लोथ्स। और वो बिहेवियर में भी चेंजेस हो सकते हैं, जो मैं बात कर चुकी हूँ आपके सामने। लेजीनेस आती है हमारी सर्दियों में और एक्टिवनेस रहती है हमारी गर्मियों में। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें अपना कांस्टेंट, हमारा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है और हमारे कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है उनके तो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन की बात होगी। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स and a very few lower vertebrate and invertebrate species are indeed capable of such regulation. जितने भी बर्ड्स होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं,
मैमल्स में कौन आता है? मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स, राइट। जितने भी लोअर वर्टिब्रेट होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं, इन सब में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी को रेगुलेट कर सके। उन सब में क्या होता है? ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी को रेगुलेट कर सके। थर्मो रेगुलेशन हो सकता है, वो ऑस्मो रेगुलेशन हो सकता है, यानी कि अगर वो इक्वेटिक है तो वो ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रोल करेगा। वी आर ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो हम थर्मो रेगुलेशन कंट्रोल करेंगे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव, जो पुराने बायोलॉजिस्ट थे वो ये बिलीव करते थे कि दैट द सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कि मैमल्स जो है उनकी सक्सेस ऐसी होती है कि वो मेंटेन कर सकते हैं अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को, राइट, एंड थ्राइव वेदर दे लिव इन एंटार्क्टिका और सहारा डेजर्ट। तो वही बात है कि चाहे हम सर्दी में रहे, ठंडी जगह पर रहे, अंटार्कटिका बर्फ वाली जगह पे रहे, या फिर हम इतनी गर्म जगह पर रहे जैसे डेजर्ट हो गया, राइट। डेजर्ट में कितनी गर्मी रहती है रेगिस्तान में, और अंटार्कटिका तो बर्फ से ही भरा हुआ है। तो हम घूमने, देखो घूमने जा सकते हैं, हम घूमने को तो सर्दी वाली जगह पे भी जा सकते हैं, ठंडी जगह पे और गर्म जगह पे भी जा सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट कि हमारे मैमल्स में काफी सक्सेस यहीं तक हुआ है कि हम अपनी बॉडी जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से हम मेंटेन कर सकते हैं अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को। मैकेनिज्म टू रेगुलेट, बट हाउ वी रेगुलेट, हम अपनी बॉडी को ऐसे कैसे रेगुलेट कर लेते हैं कि हम सर्दी में भी एडजस्ट कर लेते हैं, हम गर्मी में भी एडजस्ट कर लेते हैं। देखो सर्दी का मतलब ये नहीं, सर्दी में सर्दी तो काफी लगती है, लेकिन गर्मियों में भी हमें पसीना काफी आता है, तब हम उससे भी तो एडजस्ट कर लेते हैं, हम उससे भी तो रेगुलेट कर लेते हैं। तो ये होता कैसे है? इसका एक मैकेनिज्म होता है। इसका मैकेनिज्म होता है कि हम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, हमें गर्मी भी लगती है, हमें सर्दी भी लगती है, ठीक है। सिमिलर विद द प्लांट्स, प्लांट्स के साथ भी तो ऐसे ही होता है। The mechanism used by most mammals to regulate their body temperature, जो मैकेनिज्म होता है ज्यादातर मैमल्स के पास कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं, आर सिमिलर टू दैट वन दैट वी ह्यूमन यूज, यानी कि वो हम ह्यूमन की तरह सिमिलर ही होता है। क्योंकि मैमल्स क्या हो गए, मैमल्स में कौन आते हैं? अभी मैंने बताया ह्यूमन बींग्स आते हैं, मंकीज आते हैं, एप्स आते हैं, तो इनका मैकेनिज्म जो है ना किसी भी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का, वो सेम होता है जैसे हम ह्यूमन बींग्स का होता है। We maintain a constant body temperature of 37 डिग्री सेल्सियस। ये सभी को पता होगा कि हमारा जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर, गर्मियों में क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर से, तो हमें क्या होता है? पसीना आता है। इससे क्या होता है कि कूलिंग होती है, पसीना आता है ना, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता है, तो कूलिंग होती है। सिमिलर टू व्हाट हैपेंस विद द डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन ब्रिंग्स डाउन द बॉडी टेम्परेचर। सिमिलर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, उनमें क्या होता है? कूलर कैपेसिटी होती है। कैसे होती है कूलर कैपेसिटी? इवेपोरेशन के प्रोसेस से। इवेपोरेशन का प्रोसेस आप सभी को पता है, इवेपोरेशन के प्रोसेस से कूलिंग होती है, तभी उससे क्या होता है? उनको बॉडी टेम्परेचर नीचे को गिरता है, यानी कि ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर। ये होता है समर में, जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से, तो हमें पसीना आता है। सिमिलर जब विंटर में क्या होता है? टेम्परेचर मच लोअर देन द 37 डिग्री सेल्सियस, दिस इज डिग्री, ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज डिग्री। तो जब विंटर में, सर्दियों में क्या होता है? टेम्परेचर 37 डिग्री से बहुत कम होता है बाहर, तो हमें क्या होता है? शिवर, यानी कि हम कांपने लगते हैं। शिवर क्या होता है? एक काइंड की एक्सरसाइज है जो हीट को प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर राइज अप हो जाता है, तभी हम एडजस्ट कर पाते हैं। थोड़े टाइम बाद हीट प्रोड्यूस होती है, तो हम एकदम गरम गरम से हो जाते हैं कांपने के बाद, राइट। तो यही मैकेनिज्म है जो हम फॉलो करते हैं, जितने भी मैमल्स हो गए और प्लांट्स जो है वो इस मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं, यानी कि रेगुलेशन में ये मैकेनिज्म अपनाते हैं। गर्मी हो तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हम पसीना पसीना जो निकलता है उसका भी यही रीजन है, ताकि हमें कूलिंग प्रोवाइड हो सके। और विंटर में हम जो कांपते हैं, इसका मतलब ये नहीं हमें ठंड लग रही है, इसका मतलब है ठंड कांपने के बाद हमें हीट जो प्रोड्यूस होगी वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को राइज अप कर देगी। प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर्स। प्लांट्स के पास इस तरह का कोई इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रेगुलेशन नहीं होता। प्लांट्स के पास इस तरह का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोई रेगुलेशन प्रोसेस नहीं होता। तो फिर प्लांट क्या करते हैं? कॉनफॉर्म। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट जो है कॉनफॉर्म की एबिलिटी को
डेवलप करते हैं। मेजॉरिटी का मतलब है 99% ऑफ एनिमल्स, नियरली जितने भी प्लांट्स होंगे वो खुद का इंटरनल टेम्परेचर एनवायरमेंट जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द आउटसाइड टेम्परेचर। इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है ना वो चेंज होता रहता है आउटसाइड टेम्परेचर से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर वो कांस्टेंट है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो हमें पसीना आता है, तो ये उसकी एक एक्टिविटी होगी। अगर बाहर का टेम्परेचर कम हुआ तो हम कांपते हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारी एक्टिविटी हुई। तो हमारा तो कांस्टेंट रहा ना, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें क्या होता है, टेम्परेचर जैसा बाहर होता है वैसा ही चेंज हो जाता है उनका इंटरनली। इन एक्वेटिक एनिमल्स जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड्स का, वो क्या करता है, चेंज होता रहता है विद द एम्बिएंट। एम्बिएंट का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है। एम्बिएंट जो टर्म यहाँ यूज हुई है इसका मतलब होता है आउटसाइड टेम्परेचर वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से चेंज होता रहता है। देखो एक्वेटिक एनिमल्स की टर्म में हमने क्या यूज किया वर्ड, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ही यूज होने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो पानी में रहते हैं, पानी में ही तो उनका फ्लो होगा वाटर का, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होता है वो बाहर के वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से चेंज होता रहता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम सिंपली क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, आपको एक ग्राफिक लेवल दिख रहा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स। एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। नीचे आपको एक्स एक्सिस पे दिखा रखा है एक्सटर्नल लेवल, और ऊपर आपको वाई एक्सिस पे दिखा रखा है इंटरनल लेवल। तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई, इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल कैसा होता है। तो अभी हमने रेगुलेशन की बात की है, तो रेगुलेटर की बात की है, तो उसमें पढ़ते हैं रेगुलेटर एकदम सीधा जाता है, स्ट्रेट लाइन। वाई सीधा जाता है क्योंकि हमारे जो रेगुलेशन है वो सिर्फ 37 डिग्री तक कांस्टेंट रहता है, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस तक कांस्टेंट रहता है, इसलिए रेगुलेटर्स पे एकदम स्ट्रेट लाइन आई। ओके, और कन्फर्म की बात करें तो कन्फर्म क्या है, लीनियर जा रहा है। वाई लीनियर, यानी कि लीनियर का यहाँ पर मतलब हुआ, लीनियर कर्व तो आप सभी जानते हैं, लीनियर कर्व जो आपको ग्रीन कॉन्फॉर्म्स का दिखा रखा है कर्व, वो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज होगा इंटरनल टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। सेकंड पॉइंट पे एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज हुआ, इंटरनल टेम्परेचर चेंज हो गया। तो इस तरह से हमें क्या कर्व मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, इससे हमें क्या मिलेगा, एक लीनियर कर्व मिलेगा, ठीक है। एक लीनियर कर्व मिलेगा जो आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है। एक रेगुलेटर्स हो गया, एक लीनियर कर्व हो गया। रेगुलेटर्स का कर्व जो है वो स्ट्रेट कर्व हुआ, और कॉन्फॉर्मर्स का कर्व जो है वो लीनियर कर्व हुआ। ऑलराइट, थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स। थर्मोरेगुलेशन का जो प्रोसेस होता है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए काफी एक्सपेंसिव होता है। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल, जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, श्रीव्स हो गए, हमिंग बर्ड्स हो गए, इसमें क्या होता है, ये जो थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस होता है ना वो काफी इन्हें वो लगता है एक्सपेंसिव, महंगा लगता है। क्यों महंगा लगता है, क्योंकि हीट लॉस और हीट गेन एक फंक्शन है सरफेस एरिया का। कितनी हीट लॉस होगी, कितना हीट गेन होगी, ये सारा किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, इनको काफी महंगा लगता है ये प्रोसेस थर्मो रेगुलेशन का। श्रूज एंड हमिंग बर्ड्स। Therefore, एक क्वेश्चन आता है कि कैसे, why small animals are rarely found in polar region। तो polar region कौन सी होती है, जो ठंडी जगह होती है, वहां पर ये जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो बहुत कम क्यों पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, कमेंट करके बताया। अगर आपको कोई भी गेस कर सकते हैं आप, या आपको कोई भी ऐसा फैक्टर पता हो जिसकी वजह से आपको पता हो कि स्मॉल एनिमल्स पोलर रीजन में बहुत कम क्यों पाए जाते हैं। सिंस small animals have a large surface area related to their volume। जो small surface होता है, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि जो heat loss करना या heat gain करना ये किस पे डिपेंड करते हैं, surface area पर डिपेंड करता है। तो जो small animals होते हैं ना उनका जो है surface area वो large होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है उनके वॉल्यूम के कंपेरिजन में। दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट। तो सरफेस एरिया लार्ज होते हैं वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तो उनकी जो बॉडी हीट है वो बहुत जल्दी लूज हो जाती है, और बाहर जो होता है ठंडा हो जाता है। Then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism। अब अपने मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से उन्हें क्या करना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी को फटाफट हीट चाहिए, उन्हें हीट चाहिए। दिस इज द मेन रीजन व्हाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन। तो ये रहा आपका आंसर कि यही रीजन है कि स्मॉल एनिमल्स जो है बहुत
पोलर रीजन में बहुत कम क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होता है रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम। तो इससे क्या होता है, उनकी बॉडी हीट जो होती है ना वो बहुत जल्दी रिलीज होती रहती है, लूज होती रहती है। तो अब ठंडी जगह पर वो कैसे रहेंगे? अगर मान लो श्रेव्स एंड हमिंग बर्ड्स हमें ठंडी जगह पे मिलने लग गए, तो वहां पर तो उनको वो ठंड से मर जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी जो है उनको सपोर्ट ही नहीं कर रही इस वे में कि उनको वो कांपे और उनको गर्मी प्रदान हो। ठीक है, उनको गर्मी कहीं से मिल ही नहीं रही, इनफैक्ट उनकी जो हीट है वो रिलीज होती रहती है। तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो अपनी हीट अप वापस ले सके। तो इसी रीजन से जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो पोलर रीजन पे नहीं पाए जाते हैं। पोलर रीजन्स बहुत ठंडे रीजन्स होते हैं, बहुत बर्फ रहती है वहां पर। सो दिस इज द मेन रीजन। नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है माइग्रेट का आता है। माइग्रेट क्या होता है? माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अब क्या करते हैं, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेरीली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं, टेम्परेरीली एक जगह से दूसरी जगह पे। यानी कि अगर बहुत ठंडी है तो किसी गर्मी वाली जगह पे चले जाए। ठीक है, सेम होता है ना कि यहाँ पर आपकी बुक में भी मेंशन होगा कि अगर आप क्या करते हैं, इन ह्यूमन एनालॉजी दिस स्ट्रैटेजी इज लाइक अ पर्सन। कोई पर्सन जो है दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं। दिल्ली में बहुत गर्मी है, चलो शिमला चलते हैं, ठंड को मजा लेते हैं, राइट। तो यही होता है, ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं टेम्परेरीली। फिर जब वहां का एरिया यहाँ नॉर्मल हो जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स जो होते हैं विंटर में लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन में चल जाते हैं, जहां पर हॉस्पिटेबल गर्म गर्म एरियाज पे चले जाते हैं। एवरी विंटर द फेमस क्योलेडो नेशनल पार्क जो भरतपुर में है राजस्थान में, उसमें थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से। साइबेरिया ऑब्वियस ठंडी जगह होगी तो इसलिए यहाँ राजस्थान में आ जाते हैं गर्म जगह पर। ठीक है, विंटर में बताया ना, विंटर में आ जाते हैं। तो अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थन रीजन से क्या करते हैं, बर्ड्स फटाफट उड़ते उड़ते आ जाते हैं कहाँ पर, राजस्थान के नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क तो सबके लिए फ्रीली ओपन है, तो वहां पर आ जाते हैं और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। सस्पेंड, जो लास्ट है सस्पेंड। इन बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट्स, जो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं एंड लोअर प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं उनको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स हर किसी ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई मैकेनिज्म दे रखा है जिसकी वजह से वो अपने आप को एडेप्ट कर पाते हैं और हैबिटेट में रह पाते हैं। तो सिमिलरली इधर ऑल्सो बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट्स जो होते हैं वो थिक वॉल्ड स्पोर्स में पाए जाते हैं ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सके। दिस जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं, अब जर्मिनेट कर जाते हैं, जब सुटेबल एनवायरनमेंट आता है उसमें जर्मिनेट कर जाते हैं। इन हायर प्लांट्स सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सर्व एज मींस टू टाइड ओवर पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस बिसाइड्स हेल्पिंग इन डिस्पर्जन। यहाँ पर क्या होता है, कुछ हाई प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड्स आ गया या फिर कोई वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आ गया। ये क्या करते हैं, स्ट्रेसफुल पीरियड से बचने के लिए डिस्पर्सल में चले जाते हैं। ठीक है, दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन। जब उनको अच्छे से मॉइस्चर मिलता है, टेम्परेचर मिलते हैं, ये कंडीशंस मिलती है ना, तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं, एक न्यू प्लांट ऑब्टेन कर देते हैं। They do so by reducing their metabolic activity and going into a state of dormancy। ये कैसे करते हैं, वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर देते हैं। ठीक है, जहां पर उनसे ऐसी कंडीशन मिलती है वहां अपनी मेटाबॉलिक कंडीशन एक्टिविटी को रोक देते हैं और डोरमेसी की स्टेट में आ जाते हैं। डोरमेसी मतलब जहां पर अपने प्लांट्स जो होते हैं, सीड्स हो गया या वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया, वो अपने एकदम रुक जाते हैं, अपने काम को रोक देते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें काफी रेस्ट चाहिए होता है। ये ना सारे आपके पास मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशंस मिलती है और जो ये सीड्स है आपको लास्ट डायग्राम में दिखा रहे थे पिक्चर में कि डॉर्मेसी की स्टेट में चले जाते हैं। In animals, the organism, if unable to migrate, might avoid the stress by escaping in time। क्या हुआ कि कुछ लोग क्या करते, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते, माइग्रेट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना उनको काफी महंगा लगता है, उनको इधर से उधर जाने में काफी तकलीफ होती है। तो वो क्या करे, वो क्या करेंगे स्ट्रेसफुल पीरियड से अवॉइड करने के लिए, क्योंकि कुछ तो करना है, ठंड बहुत है, हमें गर्मी चाहिए, कहाँ जाएंगे वो क्या करते हैं, स्केप करते हैं, टाइम से बचते हैं। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है,
एग्जाम्पल्स, बियर्स गोइंग इनटू हिबरनेशन, आपके लिए एक बहुत न्यू टर्म आ रही है, दैट इज हिबरनेशन ड्यूरिंग विंटर्स। बियर्स जो होते हैं, बियर्स कौन होता है स्टूडेंट्स? भालू। भालू जो होते हैं ना, वो हिबरनेशन का प्रोसेस में जाते हैं। हिबरनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए विंटर में, ताकि वो टाइम से बच सके, विंटर टाइम से बच सके। इसी तरह से जो स्नेल्स होते हैं और फिश हो गई, ये जो हाईलाइट कर रखा है स्टूडेंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो एग्जांपल्स है। वो क्या करते हैं? एस्टिवेशन में चले जाते हैं। एस्टिवेशन भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम। जो समर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे हीट और डेसिकेशन, हीट रिलीज हो रही है, वो सारी किसकी वजह से? एस्टिवेशन की वजह से। वो क्या कर देते हैं? स्नेल्स एंड फिश जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एस्टिवेशन के प्रोसेस करते हैं। और कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं, जो जूप्लैंक्टन्स जो होते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज लेक्स में, पॉन्ड्स में, वो एंटर कर जाते हैं। डायपोज, डायपोज मतलब एकदम स्टॉप कर देती है अपनी एक्टिविटीज को। स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है? एक वो स्टेज होती है डायपोज, जिसमें अपनी एक्टिविटीज को वो एकदम सस्पेंड कर देते हैं, रोक देते हैं अपनी डेवलपमेंट को। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स, यानी कि अभी हमने एक देखा था, अभी हमने किसका डिस्कस किया था? कॉन्फॉर्मर्स को डिस्कस किया था और रेगुलेटर्स को डिस्कस किया था। एक होते पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स कौन से होते हैं? यही माइग्रेट और सस्पेंड वाले ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? पार्शियल रेगुलेटर्स, जिनका कर्व कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, पार्शियल कुछ वे में अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद एकदम कांस्टेंट स्ट्रेट ग्राफ चलने लग जाता है, यानी कि फिर वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टॉप कर लेते हैं, एकदम सस्पेंड कर देते हैं। तो आपको जो स्काई ब्लू वन दिख रहा है, दैट इज पार्शियल रेगुलेटर, पहले अपनी एक्टिविटी करते हैं, फिर अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देते हैं। हिबरनेशन और विंटर स्लीप, हिबरनेशन को हम विंटर स्लीप भी कहते हैं। विंटर में सो जाना, कोई काम ना करना, इज अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, राइट? तो कोई काम ना करना और लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि हल्के हल्के काम करना, परफॉर्म बाय द एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर्स, विंटर्स के समय। और एस्टिवेशन जो होता है हमारे पास, वो समर स्लीप होती है, इज अ लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो एक लो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ड्यूरिंग एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा समर में कंप्लीट किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है हिबरनेशन एंड एस्टिवेशन में। तो आई होप अब आपको समझ आ गया, गॉट इट? देन कमेंट यस। ओके, सो इसी के साथ यहाँ हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आई होप आप सभी रेडी हो, और प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें जितने भी क्वेश्चन है, ताकि आप मुझे पता लगता रहे कि आप कितने ज्यादा एक्टिव है इन द पार्टिसिपेशन। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।